फोकस, ग्रोथ, पीस। कितनी बार आपने खुद से कहा, इस हफ्ते एक किताब जरूर मुकम्मल करूंगा, लेकिन वक्त वो तो हमेशा हाथ से निकल जाता है और वो नई किताब बस शेल्फ पर रखे रखे पुरानी हो जाती है। दिल तो चाहता है सीखने का, बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ हमें कभी पढ़ने नहीं देती। इसीलिए हम लाए हैं बुक कास्ट, जहां किताबें आपसे बात करती हैं। चाहे आप सफर में हो, जिम में, वॉक पर या बस थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल रहे हो, बुक कास्ट हर लम्हे को सीखने का मौका बना देता है। सोचें, अगर आप हर हफ्ते एक किताब सुन लें तो सिर्फ 1 साल में आप खुद का एक नया और बेहतर वर्जन बन जाएंगे। तो अब वक्त है पढ़ने नहीं, सुनने का। अभी YouTube पर सर्च करें बुक कास्ट और आज ही अपनी ज़हनी तरक्की का सफर शुरू करें। बुक कास्ट, सुनो, सीखो, बढ़ो। योर बुक्स, योर ग्रोथ, एनी टाइम, एनीवेयर। आइए आज की गुफ्तगू का आगाज बुकर टी वॉशिंगटन के एक बहुत गहरे कॉल से करते हैं। जी जरूर। वो कहते हैं, मैंने देखा है कि जिन्होंने सबसे बड़े नताइज हासिल किए वो लोग हैं जो अपने जिस्म को काबू में रखते हैं। दिलचस्प। वो हैं जो कभी गुस्से में नहीं आते या खुद पर काबू नहीं खोते, बल्कि हमेशा पुरसुकून, काबू में, साबिर और शाइस्ता रहते हैं। ये अल्फाज आज के मौजू यानी ज़ब्ते नफ्स पर बिल्कुल ठीक बैठते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी ज़ब्ते नफ्स को एक ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी के आईने में देख रहे हैं जिसने नाकाबिले यकीन, मतलब सोच से भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया। आप जैकी रॉबिन्सन की बात कर रहे हैं? जी हाँ, जैकी रॉबिन्सन। हमारे पास जो मवाद है वो ज़ब्ते नफ्स जैक्सन रॉबिन्सन का सबक के उन्वान से है और हम इसी की गहराई में जा रहे हैं। तो मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि समझना है कि चैलेंजेस क्या थे, उनका रद्द अमल एक हिकमत अमली कैसे बना, और इसमें हमारे लिए क्या सबक है आज के दौर में भी। सही। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि रॉबिन्सन अपनी जवानी में बिल्कुल भी इस ठंडे मिजाज या सब्र के लिए नहीं जाने जाते थे। हाँ, ये बात अक्सर लोग नहीं जानते। उनका माजी काफी मुख्तलिफ तस्वीर पेश करता है। जरा तफसील में बताएं, कैसा था उनका इब्तिदाई रद्द अमल? देखें, नौउम्री में वो अक्सर अपने दोस्तों के एक ग्रुप के साथ पुलिस के साथ उलझते रहते थे। अच्छा। जी। फिर जूनियर कॉलेज में एक वाकया हुआ। एक पिकनिक पर किसी ने नस्ली तासुब पर मबनी गाली दी तो रॉबिन्सन ने फौरन उसे लड़ाई का चैलेंज दे दिया। फौरन? मतलब गुस्सा बहुत तेज था? लगता तो यही है। एक बास्केटबॉल मैच का भी जिक्र मिलता है जहां शायद गुस्से में आकर उन्होंने जानबूझकर एक सफेद फार्म मुखालिफ खिलाड़ी को गेंद इतनी जोर से मारी कि वो जख्मी हो गया। और पुलिस के साथ तो कई बार गिरफ्तारियां हुई। उन्हें लगता था कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वो बहस करते थे, चैलेंज करते थे। यानी वो नाइंसाफी पर खामोश नहीं रहते थे? बिल्कुल नहीं। एक बार तो UCLA में दाखिले से पहले एक सफेद फॉर्म शख्स से लड़ाई होते होते बची, जिसने उनके दोस्तों की तौहीन की थी। इस पर उन्हें रात जेल में गुजारनी पड़ी। और उस वाकये में पुलिस अफसर ने उन पर बंदूक भी तान ली थी, है ना? जी हाँ, ऐसा भी जिक्र है। और फिर उनका फौजी कैरियर? हाँ, वो कैसे खत्म हुआ? 1944 में कैंप हुड, टेक्सास में एक बस ड्राइवर ने उन्हें पीछे बैठने को कहा। हालांकि फौजी अड्डों के बसों पर नस्ली इम्तियाज ममनू था। बिल्कुल। लेकिन रॉबिन्सन ने बहस की, मुबैना तौर पर गाली गलौज भी हुई, और फिर बात इतनी बड़ी कि उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को भी चैलेंज कर दिया। तो नतीजा? कोर्ट मार्शल हुआ, फौजी अदालत में मुकदमा चला। अगरचा वो बरी हो गए, लेकिन उन्हें जल्द ही फौज से फारिग कर दिया गया। तो ये सारे वाकयात सुनकर? जी, यही मैं सोच रही थी। इस वक्त के हालात, वो नस्ल परस्ती, वो नाइंसाफी, इसको देखें तो रॉबिन्सन का गुस्सा, उनका रद्द अमल काफी हद तक समझ में आता है। शायद फितरी भी लगता है। हाँ, बिल्कुल फितरी। कोई भी शायद ऐसे ही करता। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा शख्स जिसका मिजाज ऐसा हो, वो कैसे और क्यों जानबूझकर ये फैसला करेगा कि वो शिद्दत तरीन इश्तियाल अंगेजी पर भी बिल्कुल रद्द अमल नहीं देगा? ये तब्दीली कैसे आई? जी, तो यहाँ कहानी में ब्रांच रिकी दाखिल होते हैं, ब्रुकलिन डॉजर्स के सदर और जनरल मैनेजर। वो एक बड़ा मंसूबा बना रहे थे। बहुत बड़ा। मेजर लीग बेसबॉल में नस्ल परस्ती की दीवार तोड़ना, पहला स्याफाम खिलाड़ी लाना। और इसके लिए उन्हें एक खास शख्स की जरूरत थी। बिल्कुल। जब उन्होंने रॉबिन्सन को चुना तो इनका बुनियादी सवाल टैलेंट का नहीं था। किस चीज का था? हिम्मत का।
रिकी ने साफ कहा, मुझे एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जिसमें लड़ाई का जवाब ना देने की हिम्मत हो। ये तो बड़ी गैर मामूली बात है। आम तौर पर तो लड़ने वाला जज्बा देखा जाता है। सही। और उनकी जो मशहूर मुलाकात हुई उसमें रिकी ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि एक्टिंग करके दिखाई। अच्छा, कैसे? उन्होंने नस्ल परस्त होटल क्लर्क का किरदार अदा किया, बदतमीज वेटर का, गालियां बकने वाले मुखालिफ खिलाड़ियों का। और रॉबिन्सन से पूछा, क्या तुम ये सब सह लोगे? जवाब नहीं दोगे? और रॉबिन्सन का क्या जवाब था? उन्होंने सोच समझकर उन्हें यकीन दिलाया कि वो तैयार है, वो ये कर सकते हैं। यहाँ रिकी की हिम्मत अमली और रॉबिन्सन की रजामंदी, मतलब इसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, रिकी जानते थे कि बासलाहियत सियाह फार्म खिलाड़ी और भी हैं, शायद रॉबिन्सन से भी ज्यादा। लेकिन उन्हें सिर्फ टैलेंट नहीं, उन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए था जिसकी अना, जिसका फितरी गुस्सा उस बड़े मकसद की राह में ना आए। बड़ा मकसद यानी नस्ली इंजमाम। बिल्कुल, ये सिर्फ बेसबॉल नहीं था, ये एक समाजी तब्दीली की कोशिश थी। तो रिकी ने असल में रॉबिन्सन की नफ्सियाती मजबूती और उनकी दूरअंदेशी पर भरोसा किया था। और रॉबिन्सन ने वो चैलेंज कबूल किया। जी और फिर जो उन्हें सहना पड़ा वो वाकई नाकाबिले बयान है। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं थी। नहीं, ये एक मुनज़्ज़म मुहिम थी। गालियां, आवाजें कसना, जानबूझकर गुस्सा दिलाना, बाइकॉट की धमकियां, मैदान में हमले। जान से मारने की धमकियां तक मिली। कुछ मिसालें अगर देखें तो जैसे पहले ही सीजन में उन्हें रिकॉर्ड तादाद में पिचर्स ने गेंदें मारी। जी, 72 से ज्यादा बार तो करियर में हिट बाय पिच हुए, जो जानबूझकर होता था। और मुखालिफ खिलाड़ी भागते हुए अपने जूतों की कीलें उनके पांव या एड़ी पर मारते थे। अंपायर्स के फैसले भी अक्सर उनके खिलाफ जाते थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा सिस्टम ही मुखालिफ है। लेकिन रॉबिन्सन, वो खामोश रहे, उन्होंने अपना वादा निभाया। बिल्कुल वैसे ही जैसे बुकर टी वॉशिंगटन ने कहा था, हमेशा पुरसुकून, खुद पर काबू रखने वाले, साबिर। 9 साल मेजर लीग में उन्होंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। ये हैरानकुन है। इसका मुवाजना अगर टेड विलियम्स से करें, जो उसी दौर के एक अजीम सफेद फार्म खिलाड़ी थे। हाँ, उनका क्या वाकया था? 1956 में शायकीन ने आवाजें कसी तो विलियम्स ने उनकी तरफ थूक दिया। ओह, और बाद में कहा भी कि मुझे अफसोस नहीं, मैं फिर थूकूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। एक सफेद फार्म स्टार ये कह सकता था। लेकिन अगर रॉबिन्सन ऐसा करते तो उनका कैरियर तो वहीं खत्म हो जाता। और शायद वो अजीम तजुर्बा, जैसा कि उसे कहा जाता था, वो भी कई दहाइयों पीछे चला जाता। इस जब्त की कीमत क्या थी, मतलब नफ्सियाती तौर पर? बहुत भारी। आप सोचें, उन्हें ना सिर्फ अपनी अना को कुचलना पड़ा, बल्कि इंसाफ का जो एक फितरी एहसास होता है, इंसानी बराबरी का, उसे भी दबाना पड़ा। ये सिर्फ जाती कुर्बानी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उन्हें यह समझना था कि उनका हर अमल, हर रद्द-ए-अमल सिर्फ उनका नहीं, बल्कि लाखों सियाफाम अमरीकियों की उम्मीदों और शहरी हुकूक की जिद्दोजहद से जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा बोझ था। जी। वो एक फर्ज से ज्यादा एक अलामत बन चुके थे। और शायद उस दबाव की इंतहा हमें बेन चैंपियन वाले वाक़े में नजर आती है। हाँ, वो वाक़या तो बहुत ही तकलीफदा था। चैंपियन फिलाडेल्फिया फिलीज के मैनेजर, जो अपनी नस्ल परस्ती के लिए मशहूर थे। अप्रैल 1947 का खेल था। चैपमैन और उनकी टीम ने रॉबिन्सन पर जो गालियां बरसाईं, वो नाकाबिले बयान है। डगआउट से मुसलसल चीख रहे थे, जंगल में वापस जाओ, हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते नीग्रो, और इससे भी बदतर अल्फाज। रॉबिन्सन ने बाद में लिखा कि इस वक्त उनके दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि इन सफ़ेद फार्म में से किसी एक को पकड़कर अपने नापसंदीदा काले मुक्के से उसके दांत तोड़ दूं। ये एक बिल्कुल फितरी इंसानी रद्द-ए-अमल होता। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो खामोश रहे, अपना खेल खेलते रहे। अंदर क्या तूफान होगा ये सोचना भी मुश्किल है। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, उससे भी आगे गई। तकरीबन 1 महीने बाद जब चैपमैन पर तनकीद बढ़ी, नौकरी खतरे में पड़ी, तो ब्रांच रिकी ने रॉबिन्सन से कहा कि वो चैपमैन के साथ एक दोस्ताना तस्वीर खिंचवाएं, ताकि ये लगे कि सब ठीक है और चैपमैन की नौकरी बच जाए। और रॉबिन्सन मान गए। जी, वो उस पर भी राजी हो गए। नाकाबिले यकीन। रॉबिन्सन ने खुद कहा कि ये उनकी जिंदगी के मुश्किल तरीन कामों में से एक था। ये उनकी गैर मामूली खुद आगाही और बड़े मकसद के लिए ज़ाती जज्बात कुर्बान करने की सलाहियत दिखाता है। वो समझ रहे थे कि कुछ लोग उन्हें जानबूझकर उकसा रहे हैं। बिल्कुल,
وہ جانتے تھے کہ چیپمین جیسے لوگ انہیں ناکام کرنا چاہتے ہیں. ان کا رد عمل نہ دینا اور پھر یہ تکلیف دہ تصویر، یہ سب اس طویل مدتی حکمت عملی کا حصہ تھا. وقتی غصہ ان کے اصل مشن کو تباہ کر دیتا. تو اس ساری کہانی سے، اس ضبط سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ماخذ میں ایک جملہ ہے، ہمارا اپنا راستہ. اس بات سے متعین ہوگا کہ ہم کتنی بےہودگی برداشت کرنے کو تیار ہیں. یہ بہت گہری بات ہے. یقیناً ہم میں سے اکثر کو شاید ویسی اذیت نہ جھیلنی پڑے، لیکن ناانصافی، بے عزتی، غصہ دلانے والے حالات تو سب کی زندگی میں آتے ہیں. اور ان لمحوں میں خود پر قابو رکھنا آج بھی اتنا ہی مشکل ہو سکتا ہے. تو کیا برداشت کرنا ہی جواب ہے؟ دیکھیں، یہاں برداشت کا مطلب بے بسی نہیں ہے. یہ ایک فعال، سوچا سمجھا انتخاب ہو سکتا ہے. جیسے وہ ڈچ کک باکسر باس روٹن کی مثال دی گئی ہے. ہاں، وہ آر والی. جی، وہ لڑائی سے پہلے ہاتھوں پر آر لکھتے تھے، رستگ یعنی پرسکون رہو، کیونکہ غصہ، بے قابو جذبات کارکردگی کو تباہ کر دیتے ہیں. ناکامی کا نسخہ؟ بالکل. اور جیسے جان اسٹائن بیک نے کہا تھا، مایوسی سے بچنے کے لیے غصے کو پناہ گاہ نہیں بنا سکتے. یعنی مشکل حالات میں، چاہے دفتر میں باس ہو، کوئی ناقد ہو یا کوئی اور چیلنج، اپنی انا کو بیچ میں لانا نقصان دہ ہے. جی، آپ کتنے ہی قابل ہوں، کتنے ہی کامیاب، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ لوگ ہمیشہ اچھا سلوک کریں گے، خاص طور پر جب آپ کسی نئے میدان میں ہوں. تو پھر کیا کریں؟ وہ جو غصے میں نکلتا ہے، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں، وہ انا کی آواز ہے. لیکن جو لوگ انا پر قابو پا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی برا سلوک کرتا ہے تو یہ دراصل آپ کی نہیں، ان کی اپنی تذلیل ہے. یہ سمجھ طاقت دیتی ہے. بالکل. آپ کو شاید حقارت سہنی پڑے، نظر انداز کیا جائے، پسے پردہ کام کرنا پڑے. یہ سب غصہ دلانے والا ہے. لیکن ضروری رد عمل کیا ہے؟ اکثر ماخذ کہتا ہے، بہترین رد عمل ہے کچھ نہ کرنا. کچھ نہ کرنا؟ جی، اسے برداشت کرنا، اسے جھیلنا، اپنا کام زیادہ محنت سے کرنا، کھیل جاری رکھنا، شور کو نظر انداز کرنا. یہ ضبط ایک مشکل مگر بہت اہم مہارت ہے. کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے نا کہ نئے آنے والوں کو اکثر قائم شدہ لوگوں کی زیادتیاں سہنی پڑتی ہیں. ہاں، اسے ازلی حقیقت کہا گیا ہے. رابنسن 28 سال کے تھے، تجربہ کار تھے، پھر بھی انہیں یہ قیمت دینی پڑی. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. نیا ٹیلنٹ اکثر نظر انداز ہوتا ہے. جی، یا اس کی ویسی قدر نہیں ہوتی. لیکن آپ سسٹم کو تب تک نہیں بدل سکتے جب تک آپ خود اس میں کامیاب نہ ہوں. تو اس دوران والے وقت کو، کامیابی سے پہلے کے وقت کو حکمت سے استعمال کرنا ہے. بالکل. خود کو تیار کریں، دوسروں سے سیکھیں، اپنی بنیاد مضبوط کریں. اور رابنسن کی کہانی میں بھی تو یہی ہوا. جیسے جیسے وہ کامیاب ہوئے، جی، جب وہ روکی آف دی ایئر بنے، MVP بنے، ٹیم میں جگہ پکی ہوئی، تو ان کے رویے میں تبدیلی آئی. وہ زیادہ کھل کر بات کرنے لگے. ہاں، وہ اپنی حدود واضح کرنے لگے. اب وہ امپائر سے بحث کر سکتے تھے. اگر ضرورت پڑتی تو جسمانی طور پر بھی مضبوطی دکھا سکتے تھے. وہ اب بھی پرتشدد نہیں تھے، مگر پہلے کی طرح مکمل خاموش بھی نہیں رہے. لیکن ایک حد کے اندر. بالکل. سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی وہ لکیر پار نہیں کی جس سے ان کی میراث کو نقصان پہنچتا. انہوں نے کبھی مداحوں پر نہیں تھوکا. شروع سے آخر تک ایک وقار قائم رکھا. وہ سمجھ گئے تھے کہ جس راستے پر وہ ہیں، وہ صرف ضبط کو برداشت کر سکتا ہے، انا کو نہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ زندگی کے زیادہ تر اہم راستے ضبط ہی مانگتے ہیں، انا نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جیکی رابنسن کی کہانی صرف بیس بال کی نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ زبردست مشکلات کے سامنے بڑے مقاصد کے لیے حکمت عملی پر مبنی ضبط نفس کا ایک لازوال سبق ہے. اور یہ جاننا کہ وہ شروع میں تیز مزاج تھے، ان کے بعد کے کنٹرول کو اور بھی متاثر کن بنا دیتا ہے. یہ سیکھی ہوئی حکمت عملی تھی. تو ضبط نفس کمزوری نہیں، یہ سوچی سمجھی طاقت ہے. یہ فرق سمجھنا ہے کہ فوری تسکین کیا ہے، یعنی غصہ نکال دینا، اور طویل مدتی مقصد کیا ہے. یہ جاننا کہ کب خاموش رہنا ہے اور کب اپنی جگہ بنانے کے بعد بولنا ہے. بالکل. یہ ایک مسلسل توازن ہے. حالات کی سمجھ اور بڑے مقصد پر نظر رکھنا ضروری ہے. واقعی ایک متاثر کن مثال ہے. اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر بھی چھوڑ جاتی ہے.
جب ہم بڑے مقاصد کے لیے کوشاں ہوں تو کون سی بےہودگی یا مشکل برداشت کرنا ضروری ہو سکتا ہے؟ اور وہ لکیر کہاں ہے؟ مطلب حکمت عملی پر مبنی برداشت اور ناقابل قبول سمجھوتے کے درمیان فرق کیسے کریں؟ کب برداشت کرنا غلط کو فروغ دینے جیسا ہو جاتا ہے؟ جی، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو اپنے حالات اور اپنی اقدار کی روشنی میں خود ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video, share it with others, because your one share can change someone's life too.